हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक। जी हाँ, एमआई को हम कॉमनली हार्ट अटैक भी कहते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एमआई का थोड़ा सा बता देती हूँ कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर हार्ट अटैक में होता क्या है। तो मायोकार्डियम यानी कि हार्ट की मसल या हार्ट की जो मसल सेल है वो, और इन्फॉक्शन का मतलब ये होता है कि जब किसी सेल टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रॉपर वहाँ पर सेल और टिश्यू तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती। ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा और वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा? नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा सेल और टिश्यू में। जब नेक्रोसिस होने को हम इन्फॉक्शन कहते हैं। तो ये पूरा इसका मतलब हुआ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का। अब हम देख लेते हैं अपना ये एनसीपी। और हाँ, ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन है, यानी कि परमानेंटली डेथ होती है इसमें। सेल टिश्यू की नेक्रोसिस जो होता है ये परमानेंटली होता है, इरिवर्सिबल ये कंडीशन होती है। हार्ट का डिसऑर्डर है एमआई। एंड इसमें सबसे पहले हम पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा वगैरह सब कुछ लिखते हैं। और फाइल से आप नोट कर सकते हो, पेशेंट से पूछ के, आप उनके रिलेटिव से पूछ के आपको ये रिक्वायरमेंट आपकी जो ऐसे एनसीपी बना रहे हो तो ऐसे बनाना होता है। डायग्नोसिस हमारा है एमआई और या फिर हार्ट अटैक आप लिख सकते हो। हॉस्पिटल वगैरह का नाम बताना है। उसके बाद हम पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लिखते हैं। चीफ कंप्लेंट्स पेशेंट की जो जो रही हो, जैसे उसको शॉर्टनेस ब्रेथ हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, ये जो जो चीज़ें इसमें पेशेंट को हो, चक्कर भी इसमें आता है। तो पेशेंट की जो कंप्लेंट रही है वो हम इसमें नोट करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट हिस्ट्री आप लिख सकते हो पेशेंट की। इसमें ये कुछ शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे तो उनको आप मत लिखना, जैसे समझ नहीं आता है तो उनको आप हटा सकते हो। बाकी ये सही से बना है। पास्ट हिस्ट्री, कुछ भी पास्ट की हिस्ट्री रही है तो नोट कर लेना है। फैमिली ट्री बनाना है उसके बाद। और पेशेंट को अलग से रिप्रेजेंट करना है। उसकी की हम बनाते हैं जैसे, तो कीज़ आपको अलग अलग दिखानी है। फीमेल के लिए है, ये मेल के लिए है, और ये अलग से जो है ये पेशेंट है। फैमिली चार्ट यहाँ बनाया गया है। फैमिली मेम्बर्स के नेम, पेशेंट से क्या रिलेशनशिप है, उनका हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन इसमें बता दिया गया है। नेक्स्ट इसमें है फिजिकल एग्जामिनेशन। हेड टू एग्जामिनेशन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जनरल अपीयरेंस सबसे पहले देखते हैं पेशेंट की। उसके बाद मेंटल स्टेटस देखते हैं पेशेंट का, कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन कैसा है। स्किन कलर आप देखोगे, स्किन में कोई चेंजेस अब नॉर्मेलिटी तो नहीं है। फिर हेड और फेस को एग्जामिन करेंगे। देन आइज़ को एग्जामिन करेंगे। आइज़ में जैसे कुछ मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया जैसी प्रॉब्लम है पेशेंट को, या डिस्चार्ज है तो वो भी आप नोट कर सकते हो। नहीं तो अगर पेशेंट ठीक है पूरा, सिर्फ उसको वही डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है कोई, तो उसी सिस्टम से रिलेटेड आप प्रॉब्लम लिखोगे। बाकी तो सब कुछ नॉर्मल ही आता है जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको ये देख कर करना है, आप खुद भी ये कर सकते हो, बना सकते हो। आपको बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। आगे आप पेशेंट में जो जो फाइंडिंग्स आपको मिलती है वो आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर अब्डोमिनल एग्जामिनेशन है जिसमें इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन के बारे में लिख सकते हैं आप। ऑस्कल्टेट हम स्टेथोस्कोप से करते हैं। फिर आता है सिस्टमेटिक असेसमेंट आती है इसमें। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कुछ अबनॉर्मेलिटी आपको मिलती है तो लिखना है। मसल वीकनेस, जॉइंट पेन कोई तो नहीं है, एडीमा तो नहीं है। फिर ये जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में आपको जो फाइंडिंग मिलेगी वो आप लिखोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री पेशेंट की। तो ये रिलेटेड टू इनकम होता है, पेशेंट का इनकम का क्या सोर्स है, उनका घर कैसे चल रहा है। फिर ये मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री आप पेशेंट की लिख सकते हो। कोई पेशेंट की प्रीवियसली अगर सर्जरी हुई है या कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आप नोट करोगे। अपने पेशेंट की आप इसमें लिखोगे। इसमें तो लिखा है ना जैसे अपेंडेक्टमी, हाइपरटेंशन, बट ऐसा नहीं कि आप यही सब कुछ लिखोगे। आपका जो पेशेंट आपको रिसीव हुआ है उनकी हिस्ट्री आपको लिखनी है। फिर यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे घर उनका कौन से एरिया में है, कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी सोसाइटी में वो रहते हैं, अर्बन या रूरल। फिर हाउसिंग के बारे में आप लिख सकते हो, कैसा हाउस उनका है। इस जगह पे आप टाइप ऑफ हाउस में ना, इस जगह पे आप पक्का हाउस या कच्चा हाउस जैसे हम लिखते हैं वो भी लिख सकते हो। सीमेंट वाला पक्का घर है, जैसे कई लोगों के कच्चे घर होते हैं, लकड़ी का या मिट्टी का ऐसा घर होता है, तो उस तरह से। वेंटिलेशन का क्या सोर्स है यहाँ पर आप, इसके अलावा गुड तो ठीक है बट आप विंडो लिख सकते हो, यहाँ पर डोर लिख सकते हो कि वेंटिलेशन कहाँ से आती है घर पे। गुड लिख इसमें लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। फिर वाटर सप्लाई के लिए क्या, गवर्नमेंट वाटर सप्लाई सिस्टम, इस जगह पे आप गवर्नमेंट वाटर सप्लाई लिख सकते हो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आप नोट कर सकते हो। लाइट की सप्लाई कैसी है, वाटर की सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है उनका। फिर टॉयलेट
टॉयलेट के लिए वो क्या यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ओपन डेफिकेशन तो नहीं है, बाहर में तो नहीं जाते हैं या फिर गर्मी है। और मेडिकल फैसिलिटी के लिए जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर पीएचसी, सीएचसी कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ का आप नाम बता सकते हो। इस जगह पेशेंट के वाइटल्स नोट करने हैं आपको और नॉर्मल भी बतानी है वैल्यू। इसमें ईसीजी की लिखिए क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड आता है एमआई की कंडीशन। तो ईसीजी में जो फाइंडिंग आपको मिलती है पीक्यूआरएसटी वेव हम इसमें देखते हैं, एसटी एलिवेशन कई बार एमआई में देखने को मिलता है मोस्टली। तो अगर पेशेंट में जो भी ईसीजी में फाइंडिंग है वो आप लिख सकते हो। नहीं तो ब्लड टेस्ट वगैरह भी आप इसमें कर सकते हो, इसमें तो बनाया हुआ भी है ना। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये ट्रीटमेंट जो होता है एमआई का पेशेंट का इमरजेंसी में होता है। इमीडिएट इसमें पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी होती है। इमरजेंसी केयर में जैसे कि इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कार्डियक मॉनिटर पे पेशेंट को रखना होता है। कंटिन्यूस मॉनिटर पेशेंट को करना होता है, मॉनिटरिंग इसमें कंटिन्यूस रहेगी। सेमी फॉरवर्ड पोजीशन ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। उसका जैसे सफोकेशन होता है इसमें, पेशेंट को चेस्ट पेन होता है तो उसमें वो रिलीफ मिले, उसको ऑक्सीजन भी देनी है पेशेंट को। और वो अनकॉन्शियस हो रहा है, पल्स अपसेंट हो रही है तो सीपीआर इमीडिएट इसमें होना चाहिए। इसमें फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में ड्रग्स इसमें जो मेन रहते हैं जैसे कि थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स हैं, टीपीए जिनको कहते हैं, एंटी प्लेटलेट हैं, ये मेन इसमें ड्रग्स दी ही जाती हैं। एंटीकोगुलेंट अनाल जैसे कि चेस्ट पेन होता है, एंजाइना होता है, फिर वेसोडाइलेटर होता है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। तो ये सारे ड्रग्स के नेम हैं यहाँ पे। एंजियोग्राफी इसमें ज़रूरी हो जाता है क्लॉट देखने के लिए कि कहाँ पर क्लॉटिंग है, क्योंकि देखो क्या होता है कि कॉरोनरी आर्टरी का ये प्रॉब्लम रहता है। हार्ट हमारा जो हार्ट है ना उसका आयोटा आर्टरी होल बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन हार्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है वो कॉर्नरी आर्टरी है। तो कॉर्नरी आर्टरी में कोई दिक्कत जब हो जाती है, यानी कि हार्ट को ब्लड प्रॉपर से नहीं जा रहा है, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम और एंजाइना जैसी प्रॉब्लम तब होती है। तो कॉर्नरी आर्टरी का ये डिसऑर्डर है। एंजियोग्राफी में क्या होता है कि ये प्रोसीजर होता है जिससे कि क्लॉट पता चलता है, कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है, यहाँ पे लिखा भी है इंसर्ट किया जाता है। तो रेडियल से भी या फिर फीमोरल आर्टरी से, इन दो आर्टरी में से किसी एक से डॉक्टर अपने हिसाब से वो सूटेबल उनको जो लगता है उससे ये किया जाता है। और रेडियो ओपेक डाई एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि वो देख सकें उसको। एक्सरे रेज होती हैं सामने स्क्रीन पे, डॉक्टर को सब कुछ दिखता है। जो भी आर्टरी नैरो है वो वहाँ पे आइडेंटिफाई कर देते हैं। और अगर उनको लगता है कि एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत है, स्टंट डालने की ज़रूरत है, तो फिर वो आगे स्टंट भी डालते हैं। यहाँ पर ब्लड इन्वेस्टिगेशन पेशेंट के जैसे कि ESR का CKMB, इसमें मायोग्लोबिन लेवल है, ये वाला फर्स्ट भी है, ट्रोपिन टेस्ट है। तो आपके पेशेंट में जो जो टेस्ट आपको मिलेंगे आप उनकी फाइल से नोट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इसमें जो फर्स्ट डायग्नोस है वो पेन का है। यहाँ पे आप चेस्ट पेन भी लिख सकते हो इसको ठीक करके। आगे इसमें रिलेटेड टू इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि एमआई की कंडीशन में प्रॉपर कोरोनरी आर्टरी में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, हार्ट तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, जिस वजह से वहाँ नेक्रोसिस होना शुरू हो चुका है ना। ऑक्सीजन की कमी से नेक्रोसिस हो रहा है, वहाँ के सेल टिश्यू डेड हो रहे हैं और पेशेंट को उसकी वजह से बाद में क्या होगा, चेस्ट पेन जैसी प्रॉब्लम होगी। तो एक डायग्नोस आपका ये हो गया। एंग्जाइटी का हो सकता है क्योंकि उसको चेस्ट पेन है, उसको घबराहट है, हो सकता है उसे, क्योंकि छाती में जब दर्द होता है लोग डर ही जाते हैं कि अब हमारा आखिरी दिन आ चुका है। फिर एक्टिविटी इंटॉलरेंस भी इसमें एक बना सकते हो आप, इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेशन टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, इसका मतलब है। और एक और है ये इनसफिशिएंट, यहाँ पे पूरा आप इसको लिख सकते हो, कार्डियोपल्मोनरी टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो। नॉलेज डेफिसिट का भी इसमें आप ऐड कर सकते हो और आपको लिखने हैं तो। ये हो गए हमारे 4 नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद 1 बाय 1 करके आपको नर्सिंग डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस ऊपर वाला आप लिख सकते हो, पेन टिश्यू इस्चीमिया इसमें लिखा है, टिश्यू है ये पूरा, टी करना है इसको, कॉर्नरी आर्टरी ऑक्लूजन, या फिर आप डिक्रीज्ड
ऑक्सीजन सप्लाई, जैसे कि ऊपर हमने नर्सिंग डायग्नोस देखा था, वो भी इसमें आ सकता है। और कंप्लीट इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले असेसमेंट आता है, पेशेंट कंप्लेंट करेगा वो आप लिखोगे, फिर आपका असेसमेंट यानी कि जो ऑब्जेक्टिव डाटा है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्टिव डाटा फिर आप उसके बाद लिखोगे। तो ये जो नेक्स्ट है ना, ये आप डायग्नोसिस हमने लिखा है, ये आप अभी मत लिखना, प्लानिंग लिखना उसके बाद, आप ये मत लिखना। उसके बाद आप क्या लिखोगे, प्लानिंग लिखोगे, इंटरवेंशन करोगे और इवैल्यूएशन लिखोगे लास्ट में। अब हम नेक्स्ट डायग्नोसिस अपना देखते हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस का आता है, ये स्पेलिंग ठीक करना है, स्पेलिंग मिस्टेक है। इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीक, ये फटीक लिखा है, बस आप इतना ही लिख सकते हो। एंड इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, ये भी लिख सकते हैं, ये भी कट कर देना। तो ये भी एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा इधर लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव डाटा है। देन गोल, रैशनल, फिर इंटरवेंशन आप लिखोगे। ये इंटरवेंशन लिखने के बाद आप रैशनल लिख लेना चाहें तो, क्योंकि इंटरवेंशन प्लान जो होता है उसके बाद ही हम उसका रैशनल लिखते हैं। और लास्ट में इवैल्यूएशन। नेक्स्ट डायग्नोस हमारा है इनसफिशिएंट गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो। तो इसमें सब्जेक्टिव डाटा, सबसे पहले पेशेंट अपनी कंप्लेंट बताएगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके बाद आप भी ऑब्जर्व करोगे, साइनोसिस जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो पेशेंट की कंडीशन, आप फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को फिर केयर प्रोवाइड कर सकते हो। और लास्ट में इवैल्यूएशन करना है कि आपकी केयर का आपको जो आउटपुट मिला है वो हमारा इवैल्यूएशन में आ जाता है। लास्ट में आएगा हेल्थ एजुकेशन। तो इसमें पेशेंट को एक तो स्किप नहीं करनी है मेडिसिन, ये पी लिखा है। सारी मेडिसिन रेगुलरली लेनी है, फर्स्ट तो ये हेल्थ एजुकेशन है, आपको पेशेंट को देनी है, और रेस्ट के लिए एडवाइस करना है। उसके बाद है आस्क द पेशेंट फैमिली टू लर्न CPR, दिस इम्पॉर्टेंट, मतलब थोड़ा सा फैमिली को भी एजुकेट करना है, CPR उन्हें सिखा देना है, ये भी आप कर सकते हो उसमें। और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है लो फैट और कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट लेनी, क्योंकि क्या होता है कि हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता ही तब है जब आर्टरी में, जैसे कि मान लो आर्टरी है, मैं आपको एक और इसकी थोड़ा सा पिक बना के दिखाती हूँ। जैसे कि मान लो ये आर्टरी है, आर्टरी में जब क्लॉट बनने लग जाता है, इस तरह से क्लॉट बनने लग जाता है, तभी जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है। जो ब्लड सप्लाई, मान लो ब्लड आ रहा है तो वो जाएगा कैसे जब क्लॉट बन गया। और वो जो क्लॉट है वो क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, या फिर चर्बी है वो, अगर आम भाषा में कहूँ तो वो हमें कहना है पेशेंट को कि कम से कम लें अपनी डाइट में। और जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा लेनी है। ये वाली लाइन थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, एडवाइज द पेशेंट टू डोंट, यार यहाँ पे आप स्किप लिख सकते हो, उसे स्किप, क्विट लिख सकते हो आप, स्किप नहीं, क्विट लिख सकते हो कि बिल्कुल स्मोकिंग अल्कोहल को छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग भी हमारी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई होता है उसको ये कमज़ोर करता है। स्मोकिंग जो है वो स्ट्रोक का भी कारण बनता है, तो स्मोकिंग भी नहीं करनी है। इसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई है लाइन में, बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्विट लिखना है कि स्मोकिंग अल्कोहल को बिल्कुल बंद कर देना है, छोड़ देना है, ऐसी आदतें अगर हैं तो। और उसके बाद जो लास्ट है, नो है, ये नो। एनकरेज द पेशेंट टू डू एक्सरसाइज के लिए आप बता सकते हो उनको, और बाकी रेगुलर चेकअप के लिए आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया MI का या फिर हार्ट अटैक का NCP। तो जो जो मैंने इसमें करेक्शन किया है वो आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल ऐसा आप करोगे, लिख दोगे, थोड़ा सा आपका मिस्टेक इसमें होने के चांसेस है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलतियाँ भी हैं ना, इसीलिए मैं आपको बीच बीच में बता देती हूँ वो मिस्टेक जो है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके तो आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए नर्सिंग क्राइटेरिया को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।